तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि होली स्पिरिट डूलो याली ने डिवाइन क्राफ्ट्समैन जेनहुआ को पूरी तरह से हील की थी। अब आगे देखेंगे। तंगुलिन बिना देर किए आगे बढ़ा। उसने आदर से जेनहुआ को प्रणाम किया और फिर भारी आवाज में उस दिन की पूरी कहानी सुनाने लगा। वो दिन जब श्रेक एकेडमी पर हमला हुआ था। जैसे जैसे मूये और जेनहुआ उसकी बात सुनते गए, उनके चेहरे और भी गंभीर होते गए। हर एक शब्द मानो उनके दिल पर चोट कर रहा था। श्रेक सिटी के विनाश की असली कहानी अब सिर्फ टैंगवुलिन और उसके सामने खड़े इन साथियों को ही पता थी। गॉड किलर रैंक फिक्स्ड सोल एम्यूनिशन गिरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। श्रेक एकेडमी का वो सुनहरा गोल्डन ट्री जो हमेशा उनकी रक्षा करता था, वो भी पूरी तरह गायब हो चुका था। गुफा के अंदर का माहौल इतना भारी हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद जेन हुआ ने टैंगवुलिन की तरफ देखा। वुलिन, अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? तंग वुलिन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, पहले मैं हालात को देखना चाहता हूं। जब तक पूरे कॉन्टिनेंट की स्थिति थोड़ी स्थिर नहीं हो जाती, तब तक इंतजार करेंगे। फिर धीरे धीरे श्रेक को दोबारा खड़ा करने का तरीका सोचेंगे। लेकिन उससे पहले हमें खुद को 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर तक पहुंचाना होगा। अंकल मास्टर, टीचर, क्या आपको हेवन एंड अर्थ ट्रेजर वेलवेट स्काईरीच क्रिसैंथेमम के बारे में पता है? आंट याली ने कहा था कि उससे गू युए अपनी यादें वापस पा सकती है। उसकी आवाज में उम्मीद भी थी और बेचैनी भी। मूये ने भौहें सिकोड़ ली। नाम सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। चन हुआ ने सिर हिलाया। मैंने भी सिर्फ सुना है। ये वेलवेट स्काई रीच क्रिसैंथेमम बॉडी टेक्निक साधने वाले सोल मास्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन मुझे एक जगह पता है जहां ये मिल सकता है। वहां बहुत सारे दुर्लभ हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स मिलते हैं, खासकर प्लांट सिस्टम के। टैंग वुलिन की आंखें चमक उठी। कहाँ? जनहुआ ने जवाब दिया, टैंग सेक्ट की एक गुप्त जगह। याद है तुम्हें? एमोरस डुलुओ ने तुम्हें टैंग सेक्ट आइस फायर सील दिया था। वही उस जगह का पास है। लेकिन पहले तुम्हें टैंग सेक्ट के उच्च अधिकारियों से संपर्क करना होगा। टैंग सेक्ट का नाम सुनते ही टैंग वुलिन की आंखें बुझ गईं। टैंग सेक्ट का मुख्यालय भी तो तबाह हो गया था। जनहुआ ने उसकी हालत समझ ली। अभी दुख में मत डूबो। टैंग सेक्ट और श्रेक अलग हैं। श्रेक की सारी ताकत श्रेक सिटी में थी। शहर नष्ट हुआ तो उसकी जड़ कट गई। लेकिन टैंग सेक्ट अलग है। उनके मुख्यालय में बहुत से एलीट थे, पर उनकी असली ताकत सिर्फ संसाधनों में नहीं थी, लोगों में थी। एमरस डुलुओ और हार्टलेस डुलुओ उस समय मुख्यालय में नहीं थे। अगर वो एटलस डुलुओ के साथ होते तो शायद गॉड किलर रैंक्ड फिक्स्ड सोल एम्यूनिशन का नुकसान इतना भयानक नहीं होता। ये सुनकर टैंग वुलिन की आंखों में फिर से रोशनी लौट आई। अगर टैंग सेक्ट अभी भी मजबूत है तो श्रेक को दोबारा बनाने में वो बड़ी मदद कर सकता है। जनहुआ ने थोड़ी देर सोचकर कहा, होली स्पिरिट कल्ट का यह हमला अचानक था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके पास इतनी भयानक ताकत है। लेकिन उन्होंने खुद को भी उजागर कर दिया है। गॉड किलर रैंक्ड फिक्स्ड सोल एम्यूनिशन बनाना और चलाना आसान नहीं है। उन्हें एक्टिवेट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जितनी पूरी श्रेक सिटी को चलाने में लगती थी। होली स्पिरिट कल्ट ने भी भारी कीमत चुकाई होगी। बस ये नहीं पता कि उन्होंने इसे एक्टिवेट कैसे किया। वो थोड़ा रुके, फिर बोले, कुछ समय में फेडरेशन हालात संभाल लेगी। तब देखना होगा कि इस घटना से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। वही लोग होली स्पिरिट कल्ट से जुड़े हो सकते हैं। फिर उनकी आवाज सख्त हो गई। तुम सब अभी जवान हो, और जवान होने का मतलब है उम्मीद। सोल टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, बैटल सोल मास्टर्स की अहमियत कभी खत्म नहीं होगी। एक लिमिट डोलो स्तर का 4 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर गॉड किलर रैंक्ड फिक्स्ड सोल एम्यूनिशन से कम नहीं होता। फेडरेशन के पास इतने संसाधन नहीं कि वो ऐसे हथियार बार बार बना सके। होली स्पिरिट कल्ट शायद 1000 साल से तैयारी कर रहा था। उन्होंने सबकी तरफ देखा। इसलिए सबसे जरूरी है कि तुम सब अपनी ताकत बढ़ाओ। 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बनना अभी तुम्हारे लिए सही कदम है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। चन हुआ की आवाज और गंभीर हो गई। श्रेक को दोबारा बनाना आसान नहीं होगा। सिर्फ ताकत काफी नहीं है। तुम्हें एक ऐसी शक्ति चाहिए जो फेडरेशन के अंदर प्रभाव रखती हो। अगर टैंक सेक्ट भी पूरी तरह सही सलामत होता, तब भी वो अकेले श्रेक को वापस नहीं ला सकता था। श्रेक इतना ताकतवर था कि पूरी फेडरेशन उससे डरती थी। इस हमले में बहुत से एक्सपर्ट्स मारे गए हैं, और शायद फेडरेशन के कुछ लोग भी परछाइयों में होली स्पिरिट कल्ट की मदद कर रहे थे। टैंग वुलिन ने धीरे से पूछा, तो अंकल मास्टर, आप क्या सलाह देते हैं? जनहुआ ने बिना हिचकिचाए कहा, एनलिस्ट करो, सेना में शामिल हो जाओ। अगर मुझे सही याद है, एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद सेना में जाना तुम्हारा लक्ष्य था। सेना राजनीति से अलग होती है। वहां कई फैक्शंस हैं, लेकिन वो अपेक्षाकृत स्वतंत्र हैं।
अगर तुम वहां पर्याप्त मिलिट्री रिसोर्सेज और रैंक हासिल कर लो तो भविष्य में श्रेक को दोबारा खड़ा करना संभव होगा। ये शिंगलान ने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए पूछा, लेकिन हमारे इतने सारे सीनियर्स पूरे कॉन्टिनेंट में लीडरशिप पोजीशंस पर हैं, क्या वो आगे नहीं आएंगे? जनहुआ हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कड़वाहट थी। बच्ची, मासूम मत बनो। हाँ, श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स हर जगह हैं। अगर श्रेक अभी भी मौजूद होता और कोई क्लेरियन कॉल देता तो बहुत लोग आते। लेकिन अब श्रेक नहीं है, उनका कोर खत्म हो गया है। जब तुम बुलाओगे तो कितने लोग सच में आएंगे? उन्होंने गहरी आवाज में कहा। समाज में कदम रखते ही इंसान बदल जाता है। उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, परिवार होता है, बंधन होते हैं। ऐसे में कितने लोग मौत से बिना डरे तुम्हारे साथ खड़े होंगे? उनकी नजर सीधे टेंग वुलिन पर टिक गई। और एक बात और सोचो, तुम सब अभी सोल किंग और सोल एम्परर के स्तर पर हो। तुम्हारे कई सीनियर्स तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। तुम उन्हें किस अधिकार से बुलाओगे? सिर्फ श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का नाम काफी नहीं है। जिस दिन तुम सब फॉरवर्ड बैटल आर्मर मास्टर बन जाओगे और ऐसी ताकत हासिल करोगे जिससे लोग हिल जाए, तभी यह संभव होगा। गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। जन हुआ की अंतिम आवाज पत्थर की तरह गूंज उठी। याद रखो, श्रेक को दोबारा बनाना है तो ताकत भी चाहिए और फोर्स भी। इनमें से किसी एक की कमी नहीं होनी चाहिए। जनहुआ की आवाज गूंजती हुई गुफा में फैल गई। उनके शब्द दृढ़ थे, शक्तिशाली थे और इतने स्पष्ट कि मानो हर एक वाक्य सीधे टेंगुलिन और उसके साथियों के दिल में उतर रहा हो। हाँ, अब उन्हें सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना था। श्रेक को फिर से खड़ा करने का सपना बहुत बड़ा था और सच ये था कि वो अभी उस काबिल नहीं थे। वजह सिर्फ एक थी, वो अभी बहुत कमजोर थे। मैं समझ गई। ये शिंगलान ने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ता साफ दिख रही थी। चेन हुआ ने सबको गंभीर नजर से देखा। तुम में से कोई भी अपने असली नाम से सेना में शामिल नहीं होगा। मैं तुम्हारी नई पहचान की व्यवस्था करूंगा। मेकअप स्किल तुम सब ने सीखी है ना? अब से तुम सब नई पहचान के साथ समाज में चलोगे और उसी पहचान के साथ अपनी ताकत बढ़ाओगे। वो थोड़ी देर रुके, फिर गहरी आवाज में बोले, दुनिया बहुत समय से शांत थी। शायद किसी को यह शांति पसंद नहीं आई। तुम लोग सिर्फ श्रेक की उम्मीद नहीं हो, टूलो कॉन्टिनेंट के भविष्य की भी उम्मीद हो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो हॉक फैक्शन श्रेक सिटी के विनाश का बहाना बनाकर युद्ध की मांग उठाएगा। वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर सेना और हथियारों का विस्तार करेंगे। हमेशा कुछ लोग होते हैं जो पूरे डुलो स्टार को एक करना चाहते हैं। मुझे डर है कि जल्द ही युद्ध भड़क सकता है, अंदर भी और बाहर भी। गुफा में सन्नाटा छा गया। मुये ने पूछा, और तुम, क्या तुम वापस जाओगे? जन हुआ कड़वी मुस्कान के साथ बोले, अभी नहीं। श्रेक एकेडमी का सहारा नहीं है। टैंक सेक्ट का मुख्यालय भी कमजोर हो चुका है। अगर मैं अभी लौटा तो सिर्फ निशाना बन जाऊंगा। टैंग वुलिन तुरंत बोला, अंकल मास्टर, टीचर मूचेन अभी हेवन डाउ सिटी के ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन मुख्यालय में है। उन्होंने कहा था कि वो हालात संभाल रहे हैं। जन हुआ की आंखें चमक उठी। मूचेन वहां है तो फिर मेरा लौटना और भी जरूरी नहीं। रोशनी में रहने से बेहतर है परछाइयों में रहना। लगता है एसोसिएशन की पुरानी व्यवस्था अब काम आ रही है। उन्होंने गहरी सांस ली। तुम सब यहीं रहो, पहले अपने 2 वर्ड बैटल आर्मर पूरा करो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। जब आर्मर बन जाएगा तो मैं टैंक सेक्ट से संपर्क करूंगा और तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड का इलाज करवाऊंगा। उसके बाद तुम सब सेना में एनलिस्ट करोगे। टैंग वुलिन का मन जैसे साफ हो गया। अब रास्ता दिख रहा था। हालात खतरनाक थे, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखना था। और फिर असली मेहनत शुरू हुई। जनहुआ के निर्देशन में टैंग वुलिन और उसके साथी फिर से अपने बैटल आर्मर बनाने में जुट गए। जनहुआ सिर्फ दिशा देते थे, असली काम उन्हें खुद करना था। 2 वर्ड बैटल आर्मर बनाने के लिए सबसे पहले अपने आर्मर के सारे मेटल्स को सोल फोर्ज्ड स्तर तक उठाना था। फिर विंग्स जोड़ने थे और बाद में सर्किट्स उकेरने थे। सबसे मुश्किल हिस्सा सर्किट इंस्क्रिप्शन नहीं था। युआनिन ये हुई और ये शिंगलन आसानी से वो कर सकती थी। सोल एम्परर स्तर की सोल पावर उनके पास थी। असली चुनौती थी फॉजिंग, और ये चुनौती टांग वुलीन ने खुद अपने लिए और कठिन बना ली थी। उसने पहले ही योजना बनाई थी कि वो अपने 1 वर्ड बैटल आर्मर में स्पिरिट एलॉय का इस्तेमाल करेगा ताकि वही मेटल आगे 2 वर्ड बैटल आर्मर में दोबारा इस्तेमाल हो सके। इससे संसाधन बचते और कोर सर्किट को पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका मतलब था जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं। एक ही बार में सफलता, ना कोई ट्रायल, ना दूसरी कोशिश। उसे फोर्जिंग करते समय पुराने कोर सर्किट को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाना था और साथ ही नया मेटल फ्यूज फॉर्ज करना था। पहले जब वो रैंक 6 ब्लैकस्मिथ था तो ये उसके लिए लगभग असंभव था।
लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वो अब एक सेंट क्राफ्ट्समैन था। टूलुओ कॉन्टिनेंट के इतिहास का सबसे कम उम्र का सेंट क्राफ्ट्समैन। टैंगुलिन के दोनों हथौड़े सुनहरे आर्मर पर एक साथ गिरे। हर एक प्रहार के साथ उसके शरीर से एक नरम आभा फैलती। उसमें उसकी सोल पावर थी, ब्लड एसेंस की लहर थी और उसकी विशाल स्पिरिचुअल पावर का सहारा भी। अब उसके हाथों में जो फॉर्जिंग हैमर्स थे, वो पहले जैसे नहीं थे। पहले वो स्पिरिट फोर्ज्ड हेवी मेटल हैमर्स थे, अब वो सोल फॉर्ज्ड हेवी मेटल हैमर्स बन चुके थे। सोल फॉर्जिंग का मतलब सिर्फ मेटल को जीवन देना नहीं, उसे बुद्धि देना भी था। ऐसा मेटल अपने मालिक की भावना समझ सकता था, इसलिए हर प्रहार की आवाज अलग थी। हथौड़े की टक्कर कभी हल्की मुड़ जाती, कभी सीधी पड़ती, जैसे वो खुद टंग वुलिन की मंशा समझ रहे हों। ना पुराने पैटर्न्स बिगड़े, ना ताकत कम हुई, बल्कि जरूरत के हिसाब से बढ़ती गई। एक प्रहार पहले के दर्जनों प्रहार के बराबर। यही सोल फॉर्जिंग का कमाल था। बाकी सभी साथी पास खड़े होकर उसे देख रहे थे। सेंट क्राफ्ट्समैन जन हुआ भी, जिनका अपने समय में कोई मुकाबला नहीं था। टैंग बुलिन की सेंट क्राफ्ट्समैन तक की यात्रा जन हुआ के मार्गदर्शन में हुई थी, लेकिन आज वो खुद उसकी कला देखकर संतुष्ट थे। ये सब मुये की सालों की ट्रेनिंग का नतीजा था। अनगिनत अनुभवों ने टैंग वुलीन को अपनी अपार शक्ति पर नियंत्रण करना सिखा दिया था। अब उसका हर प्रहार भारी नहीं, मधुर था, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। चूलीजी सबसे पहले वहीं बैठ गया, पद्मासन में। उसे लगा जैसे इस आवाज से उसे कोई ज्ञान मिल रहा हो। एक एक करके बाकी साथी भी ध्यान में बैठ गए। सिर्फ गुयुए खड़ी रही। उसकी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए टंग वुलीन को देख रही थीं। कभी कभी वो सिर टेढ़ा कर लेती, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। टैंग वुलीन ने सबसे पहले अपना ही आर्मर अपग्रेड करना शुरू किया। स्वार्थ से नहीं, बल्कि इसलिए कि अगर गलती हुई तो वो सिर्फ अपनी गलती हो। साथियों के आर्मर पर वो जोखिम नहीं ले सकता था। सबसे पहले उसने अपनी दाहिनी गोल्डन ड्रैगन क्लॉ को अपग्रेड किया। अब वो पहले से थोड़ी मोटी, थोड़ी भारी दिख रही थी। उस पर बने पैटर्न्स और गहरे हो गए थे। आकार थोड़ा बड़ा था ताकि आगे सोल सर्किट इंस्क्रिप्शन के लिए ज्यादा जगह मिल सके। पहले जो हल्का सुनहरा रंग था, वो अब गहरा हो गया था। तीसरे रेयर मेटल के फ्यूजन से उसमें एक अलग ही चमक आ गई थी। थाउजेंड रिफाइंड से स्पिरिट फॉर्ज्ड स्तर तक उठते ही मेटल में जैसे जीवन खिल उठा हो। टैंगुलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये मेटल उसकी सांसों के साथ सांस ले रहा हो। असल में उसने पहले सोचा था कि वो दो रेयर मेटल्स मिलाएगा, लेकिन जन हुआ की सलाह पर उसने सिर्फ एक ही जोड़ा। जन हुआ ने समझाया था, तुम्हारी फॉर्जिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। जल्द ही तुम किसी नए ब्रेक थ्रू के करीब पहुंचोगे। टू वर्ड बैटल आर्मर असली शुरुआत है। अभी ज्यादा मेटल फ्यूज करने की कोशिश मत करो, परफेक्शन जरूरी है। और टैंग वुलीन ने उनकी बात मान ली। आखिर आगे उसे थ्री वर्ड बैटल आर्मर और फिर फोर वर्ड बैटल आर्मर भी बनाना था। जब वो समय आए, तब वो पूरी आत्मविश्वास के साथ फोर्ज करेगा। अभी हर एक प्रहार के साथ वो अपने भविष्य की नींव रख रहा था। आमतौर पर एक सेट टू वर्ड बैटल आर्मर बनाने के लिए सिर्फ स्पिरिट फोर्ज्ड मेटल ही काफी होता था। एलॉय से बना टू वर्ड बैटल आर्मर तो वैसे भी बहुत दुर्लभ था। और तीन तरह के एलॉय का इस्तेमाल, वो तो जैसे यूनिकॉर्न के सींग जैसा असंभव माना जाता था। लेकिन टेंगुलिन का रास्ता हमेशा अलग रहा था। वन वर्ड बैटल आर्मर से टू वर्ड बैटल आर्मर तक का सफर बहुत बड़ा बदलाव था। एलॉय की असली ताकत अब धीरे धीरे सामने आने वाली थी। अभी के लिए ये उनकी कल्टीवेशन बेस के लिए बिल्कुल सही था। टैंग वुलीन एक एक करके बैटल आर्मर के हिस्से फौज करता जाता। जैसे ही एक हिस्सा पूरा होता, ये शिंगलन उसे उठाकर दूसरे साउंड प्रूफ कक्ष में ले जाती, जहां वो उसका अगला चरण पूरा करती। अब टैंग वुलीन एक सेंट क्राफ्ट्समैन था और हर गुजरते दिन के साथ उसकी कला और निखर रही थी। बैटल आर्मर को एलिवेट करना उसके लिए सिर्फ काम नहीं था, ये एक साधना थी। हर प्रहार में उसे अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता था। बाहर से देखने पर वो बहुत सहज दिखता था, लेकिन अंदर से उसका हर प्रहार पूर्ण एकाग्रता से भरा होता। बाहर की दुनिया उथल पुथल में थी, लेकिन इस पहाड़ के भीतर कुछ नौजवान अपनी पूरी ताकत से खुद को ऊंचा उठा रहे थे। मिंगडू, डूलो फेडरेशन की राजधानी, कभी ये कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा शहर था श्रेक सिटी के बाद। लेकिन अब श्रेक सिटी के विनाश के बाद यही सबसे बड़ा शहर था। इन दिनों मिंगडू का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। श्रेक सिटी के नष्ट होने की खबर कोई छुपा नहीं सकता था। ईविल सोल मास्टर सालों से श्रेक एकेडमी से नफरत करते थे, क्योंकि श्रेक ने हमेशा उन्हें दबाकर रखा था। और टैंक सेक्ट, जिसने अपने बैटल सोल हॉल के फाइटर्स को भेज भेजकर कॉन्टिनेंट के ईविल सोल मास्टर्स का सफाया किया था। अगर सबसे ज्यादा नफरत वाली जगहों की सूची बनती,
तो तीसरे स्थान पर मिंगदू ही था। आतंकी हमले के बाद बहुत से नागरिकों ने गांवों और छोटे शहरों में जाना बेहतर समझा। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता थी और राजनीतिक हालात की भी। फेडरेशन पार्लियामेंट भंग कर दिया गया, सरकार जैसे ठप पड़ गई। फिर शुरू हुआ संसद का पुनर्गठन और साथ ही इविल सोल मास्टर्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी खोज और प्रतिशोध की कार्रवाई। लेकिन होली स्पिरिट कल्ट जैसे हवा में गायब हो गया था। फेडरेशन आर्मी पूरी ताकत से खोज रही थी, पर कोई सुराग नहीं मिला। 3 महीने बाद संसद का पुनर्गठन पूरा हुआ। हॉक फैक्शन, जो युद्ध के पक्ष में था, अब नियंत्रण में था। वॉर गॉड हॉल को 7 सीटें मिली। सेना की सीटें 1/3 बढ़ गईं। नई संसद ने सख्त आदेश जारी किए। होली स्पिरिट कल्ट के खिलाफ कोई नरमी नहीं। जो भी इविल सोल मास्टर दिखे, उसे वहीं मार गिराओ। सत्यापन के बाद इनाम मिलेगा। जानकारी देने वालों को भी पुरस्कार मिलेगा। साथ ही वॉर गॉड हॉल की भूमिका बढ़ाई गई। सेना का विस्तार किया गया। होली स्पिरिट कल्चर के खिलाफ एक लंबी मुहिम शुरू हुई। सबसे जरूरी काम था ये जनता के बीच शांति बनाए रखना। सभी बड़े शहरों में एडवांस्ड डिटेक्शन इक्विपमेंट लगाए गए। हर शहर की पूरी स्कैन की जाने लगी ताकि कोई भी संभावित खतरा पहले ही खत्म किया जा सके। 6 महीने बीत गए। दुलू कॉन्टिनेंट धीरे धीरे स्थिर होने लगा, लेकिन जहां कभी श्रेक सिटी खड़ा था, वहां अब सिर्फ एक विशाल क्रेटर बचा था। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी टैंक सेक्ट के व्यवहार पर हुई। उनका जवाब बहुत ठंडा था। बड़े शहरों में उनकी कंपनियां एक एक करके बंद हो गईं। डार्जिलिंग एरा टैंक सेक्ट टेक्नोलॉजी कंपनी पूरी तरह बंद हो गई। जो सेक्ट कभी कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर शक्ति था, अब जैसे गहरे सदमे में था। कुछ श्रेक एकेडमी के ग्रेजुएट्स ने आवाज उठाई, बदला लेने की, एकेडमी को फिर से खड़ा करने की। कुछ लोगों ने संसद में शरेक सिटी को दोबारा बनाने का प्रस्ताव भी रखा। लेकिन अभी कोई योजना नहीं थी। वो इलाका अभी भी एक विशाल गड्ढा बना हुआ था। सिस्टर, क्या फेडरेशन श्रेक एकेडमी को फिर से बनाएगी? शेन सिंह ने अपनी 2 स्टार रैंक वाली बहन से पूछा। उसकी बहन शेन यू सेना द्वारा आगे लाई गई एक महत्वपूर्ण अधिकारी थी। संसद की सदस्य भी बनी और फिर सेना में एक महत्वपूर्ण पद पर तैनात कर दी गई। शेन युए ने भौहें सिकोड़ी। मुश्किल है, और अगर बना भी दिया तो क्या होगा? श्रेक की नींव खत्म हो चुकी है। सी गॉड्स पवेलियन भी नहीं रहा। वो पहले जैसा कॉन्टिनेंट का शीर्ष एकेडमी फिर नहीं बन पाएगा। वो इंपीरियल सन मून सोल मास्टर एकेडमी से थी, जो श्रेक की प्रतिद्वंद्वी मानी जाती थी। फिर भी जब उसे श्रेक के नष्ट होने की खबर मिली थी, उसका दिल दुख से भर गया था। श्रेक सिटी सिर्फ एक एकेडमी नहीं था, वो दुलू कॉन्टिनेंट की लोकतांत्रिक पहचान था। एक स्वतंत्र और तटस्थ जगह जो सरकार के लिए सिरदर्द भी थी, लेकिन आम लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करती थी। अब जब श्रेक नहीं था, सरकार के लिए कॉन्टिनेंट पर नियंत्रण आसान हो गया था, लेकिन संतुलन टूट चुका था। शेन युए दो वेब फैक्शन से थी, जो सिर्फ रक्षा की बात करता था, लेकिन हॉक फैक्शन के सत्ता में आने से उसे चिंता होने लगी थी। वो जानती थी कुछ लोग पूरे ग्रह को एक करने का सपना देख रहे थे। दुलुओ कॉन्टिनेंट सोल टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहा था। अगर युद्ध भड़क गया तो क्या होगा? शेन सिंह अपनी बहन को देख रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। एक चेहरा जो उसके सपनों में बार बार आता था, वो उसे कभी नहीं भूल पाई। क्या वो मर चुका था? क्या वो श्रेक सिटी के विस्फोट में खत्म हो गया? उसे तो उससे बदला लेने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन अजीब बात यह थी, आइन उसके दिल में दर्द था। कई दिनों से वो उदास थी, बिना वजह। एक युवक और एक युवती हाथ में हाथ डाले एक चौड़ी सड़क पर चल रहे थे। दोनों लंबे और दुबले थे, चेहरे साधारण थे। युवक लगभग 1.9 मीटर लंबा था, लंबे हाथ, चौड़े कंधे, पतली कमर। युवती भी लंबी और आकर्षक काया वाली थी। उसकी लंबी सुंदर टांगें खास थीं, बस उसकी त्वचा थोड़ी फीकी थी और चेहरा आम। हम पहुंच गए। युवक ने सामने एक टी हाउस की ओर इशारा किया। युवती कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक गई, होंठ फुला लिए जैसे नाखुश हो। जैसे ही वो अंदर गए, एक वेटर आगे आया। 2 लोगों के लिए टेबल। युवक ने सिर हिलाया। हमें डा होंग पाओ टी चाहिए। वेटर की आंखों में हल्का बदलाव आया। कितनी बार स्टीप करना है? युवक ने शांत स्वर में कहा। 3 बार काफी है, ज्यादा होगा तो स्वाद फीका पड़ जाएगा। ठीक है, मेरे पीछे आइए। वेटर उन्हें ऊपर ले गया। दूसरी मंजिल, फिर लंबा गलियारा। अंत तक उसने दीवार पर हल्के से दस्तक दी। दीवार दरक गई। एक छुपा दरवाजा खुला। वेटर ने इशारा किया। युवक ने युवती का हाथ थामा और दोनों अंदर चले गए। अंदर एक सादा टी रूम था। एक व्यक्ति रश कुशन पर पालथी मारकर बैठा था, चाय बना रहा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, बैठ जाइए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।